आयत उमैर के साथ ऑफिस गई थी, लेकिन वापसी पर उमैर को मीटिंग में जाना था, जबकि आयत का इरादा शॉपिंग करने का था। उसने उमैर से कहा था कि वो उसे मॉल तक ड्रॉप कर दे, वो शॉपिंग करके कैब लेकर चली जाएगी। अभी वो कपड़े देख ही रही थी कि उसकी नज़र किड्स सेक्शन के सिर्फ खड़े जोड़े पर पड़ी। वो जोड़ा बेहद खुश नजर आ रहा था। आयत उन्हें देखकर हसरत से मुस्कुरा दी, लेकिन अगले ही पल सामने खड़े शख्स के मुड़ने और उससे नजरें मिलने पर वो मुस्कुराहट गुस्से और नफरत फिर बेबसी में बदल गई। वो बिना एक लम्हे के लिए भी रुके तेजी से मॉल से बाहर निकलती चली गई। शहजाद भी उसे देख चुका था, लेकिन उसने उसके पीछे जाने का तरद्दुद नहीं किया। वो वैसे ही अपनी बीवी के साथ शॉपिंग में मगन हो गया। आयत का बाप वो अपनी जिंदगी से हमेशा के लिए बंद कर चुका था। वो भीगी आंखें और फूलते तनफ्फुस के साथ तेज तेज कदम उठाती जा रही थी। उसका चेहरा आंसुओं से भीग रहा था। वो रात जिसने उसका सब कुछ छीन लिया था, जिसे भूल कर आगे बढ़ने में उसे 6 माह लगे थे, आज चंद लम्हों में वो उसी मकाम पर आ खड़ी हुई थी। उस शख्स की एक झलक ने उसके जख्म नोच डाले थे, जिन्हें भरने में कई माह लगे थे। कितना पुरसकून था वो। उसका चैन और सुकून बर्बाद करने के बाद कितना आसान था उस शख्स के लिए एक नया आशियाना बसाना। वो मुस्कुराहट, वो आंखों की चमक यकीनन इसीलिए थी कि उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी कमी पूरी होने जा रही थी। और मैं तो अपना सब कुछ उस शख्स पर लुटा कर तही दामान खड़ी हूँ। दुख, बेबसी, गुस्सा, उसका बस नहीं चल रहा था कि वो उस शख्स के लबों से वो मुस्कुराहट जाकर छीन ले। उसने बेदर्दी से आंसू रगड़ते हुए हाथ के इशारे से टैक्सी को रोका। वो घर आकर अपने कमरे में बंद हो चुकी थी। शाम से रात होने को आई, उसने कमरे का दरवाज़ा नहीं खोला था। उमैर ने बीजान से पूछा तो उन्होंने कहा कि हो सकता है वो सो गई हो, लेकिन उसके कमरे की लाइट खुली देखकर न जाने क्यों उमैर को बेचैनी सी हो रही थी। उसने दरवाजे पर दस्तक दी, आयत के नंबर पर कॉल्स की, लेकिन जवाब निदार। उसे अब घबराहट हो रही थी। उसने सहर से आयत के कमरे की डुप्लीकेट चाबी लाने को कहा। सहर ने उसे बताया कि वो चाबी आयत अपने बैग में रखती है। उमैर काफ़ी देर तक दरवाज़ा खटखटाता रहा। कोई जवाब न आया तो वो जाकर चाबी वाले को ले आया। दरवाज़ा खुला तो आयत बिस्तर पर बेसुध लेटी नजर आई। उमैर ने उसे जाकर उठाना चाहा तो बिस्तर पर उसे खून के निशान नजर आए। उसने आयत को सीधा किया तो सहर के मुंह से बेसाख्ता चीख बरामद हुई। बिस्तर पर जा बजा ताज़ा खून के निशान थे और आयत के हाथ से अभी भी खून बहता देखकर उमैर के हवास मुअत्तल होने लगे। आयत ने बेदर्दी से अपने हाथ की नस काटकर खुदकुशी की कोशिश की थी। उसने उसे बाजुओं में उठाया और गाड़ी में डालकर तेजी से अस्पताल का रुख किया। बीजान आयत की यह हालत देखकर वहीं ढह गई, जबकि सहर बेतहाशा रोते हुए सुलेमान शाह को फोन मिलाने लगी। आयत आईसीयू में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही थी। डॉक्टर्स ने उसे कोई उम्मीद नहीं दिलाई थी, बस दुआ करने को कहा था, क्योंकि उसका काफी सारा खून बह चुका था। उमैर ने खून का इंतजाम कर दिया था, लेकिन उसकी हालत अब भी तशवीशनाक थी। वो मुसलसल शाहमीर से राब्ता करने की कोशिश कर रहा था। उस वक्त उसे शाहमीर की अशद ज़रूरत थी। वो उस वक्त मेले में अपनों से बिछड़े किसी मासूम बच्चे की तरह लग रहा था, जिसके होंठ बिलक रहे थे और आंखें छलकने को बेताब थीं। उसे तो लगा था कि आयत सब कुछ भूल कर आगे बढ़ रही है। फिर ऐसा क्या हुआ था कि जिसने उसे इंतहाई कदम उठाने पर मजबूर कर दिया। वो वहीं आईसीयू के बाहर कॉरिडोर में सर्द जमीन पर सर थामे बैठता चला गया। उसने कपकपाते हाथों से एक बार फिर शाहमीर का नंबर मिलाया, जो तीसरी बेल पर उठा लिया गया। खैरियत है? इतने मिस्ड कॉल्स, मैं शॉवर ले रहा था। शाहमीर ने फ़ोन कान से लगाया और दूसरे हाथ से बालों में ब्रश करते हुए कहा, शाहमीर, वो आयत। उमैर का भीगा लहजा और अधूरी बात कहकर खामोश हो जाना। शाहमीर ठिठक कर रुका था। क्या हुआ है उमैर? सब खैरियत तो है? क्या हुआ आयत को? तुम यहाँ आ जाओ, बस अभी आ जाओ। आयत ने खुदकुशी करने की कोशिश की है। उसके हाथ से ब्रश छूट कर गिरा था। ओह गॉड, ये क्या किया आयत ने? मैं आ रहा हूँ, बस अभी आ रहा हूँ। शाहमीर ने फ़ोन बंद करके फ़ौरन सुलेमान शाह को कॉल मिलाई। बाबा कहाँ हैं आप? बेटा हॉस्पिटल जा रहा हूँ, जावेद के साथ। सहर बेटी का फ़ोन आया था कि आयत ने खुदकुशी करने की कोशिश की है। सुलेमान शाह की बात सुनकर उसने बेचैनी से पेशानी को रगड़ा। उसे उस वक्त वहाँ होना चाहिए था। उसका वहाँ होना बेहद ज़रूरी था।
बाबा जान, मैं जल्द से जल्द पहुंचने की कोशिश करता हूं। आप वहां पहुंचकर राब्ते में रहिएगा और ध्यान रखिएगा बाबा, ये बात मीडिया तक नहीं जानी चाहिए। उमैर इस वक्त शदीद परेशान है, वो मीडिया का सामना नहीं कर सकेगा। मैं जहांजेब को कॉल करके वहां भेज देता हूं, वो सारी कार्रवाई खुद कर लेगा और मीडिया तक बात नहीं जाने देगा। शाहमीर ने अपने दोस्त का जिक्र किया था। ठीक है बेटा, मैं वहां पहुंचकर तुम्हें कॉल करता हूं। उसने कराची जाने वाली अगली फ़्लाइट की सीट बुक की और जहांजेब को फ़ोन करके सारी सूरत हाल से आगाह किया और उससे दरख्वास्त की कि वो अकेला जाए और मीडिया को उन तमाम मामलात से दूर रखे। वो जानता था कि उनकी ज़िंदगी का कोई एक तकलीफ़ दे लम्हा कैसे उनके लिए चटपटी खबर का सबब बन सकता था। आयत का नाम किन लफ्ज़ों में लिया जाता और उसकी इस हरकत को क्या रंग देकर नाजरीन के सामने पेश किया जाता, वो इन तमाम मामलात से बखूबी वाकिफ़ था। वो अपनी फैमिली का यूं तमाशा नहीं बनने दे सकता था। वो बेबसी से कॉरिडोर में टहल रहा था। उसे आयत की इस हरकत पर शदीद रंज और गुस्सा था। क्या नहीं किया था उन सब ने उसके लिए इन 6 माह में। सुबह शाम दिन रात हर एक उसकी फिक्र में घुलता रहता था। उसे खुश रखने की हर कोशिश की थी उन सब ने, और सिला ये दिया था उसने उन सब को। अगर उसे कुछ हो जाता, उसके आगे उमैर कुछ सोच ही नहीं पा रहा था। सुलेमान शाह भी वहां पहुंच चुके थे। उन्होंने उमैर से आयत के इस हरकत की वजह जाननी चाहिए, लेकिन वो खुद भी लाइल्म था। बल्कि वो तो उसकी तरफ से काफ़ी हद तक मुतमईन हो चुका था। आज शाम को ही तो वो उसे शॉपिंग करने के लिए मॉल छोड़कर आया था। फिर ऐसा क्या हुआ कि उसे ये इंतहाई कदम उठाना पड़ा? वो सोच सोच कर थक चुका था। बीजान का बीपी हाई था। सहर उनके साथ थी। उसने फ़ोन करके उन्हें दुआ करने के लिए कहा था। वो फ़िलहाल उन्हें कोई झूठी उम्मीद नहीं दिलाना चाहता था। रात आहिस्ता आहिस्ता अपने आखिरी पहर में दाखिल हो रही थी। वो सर्द कॉरिडोर में टहलते टहलते थक चुका था। उसने कई बार सुलेमान अंकल से कहा कि वो घर जाकर आराम करें। वो यहाँ है, लेकिन वो शाहमीर के आ जाने तक वहीं रहना चाहते थे। जहांजेब 2 सिक्योरिटी एहलकार वहां तैनात करके ड्यूटी पर वापस जा चुका था। सुबह के 6 बज रहे थे जब शाहमीर एयरपोर्ट से सीधा अस्पताल आया था। डॉक्टर्स कुछ देर पहले ही उमैर को बता कर गए थे कि आयत अब खतरे से बाहर है। 24 घंटे निगहदाश्त में रखने के बाद वो उसे घर ले जा सकते हैं। शाहमीर को देखकर उमैर किसी बच्चे की तरह उसके गले आ लगा था। शाहमीर ने उसे खुद में भींच कर तसल्ली दी थी। आयत कैसी है अब? बाबा जान कहाँ है? आयत अब खतरे से बाहर है। अंकल को अभी कुछ देर पहले ही जावेद के साथ घर भेजा है मैंने। अच्छा तुम बैठो, मैं एक ज़रूरी कॉल करके आता हूँ। उमैर सर हिलाते हुए वहीं बेंच पर बैठ गया। शाहमीर ने पहले सहर को कॉल करके आयत की तबीयत के मुतालिक बताया। बीजान से बात करके उन्हें तसल्ली दी कि वो कराची आ गया है और उमैर के साथ ही है। फिर जहांजेब को कॉल करके शुक्रिया अदा किया और कैफ़े से कॉफ़ी और सैंडविच लेकर वापस वहाँ चला आया। कॉफ़ी का कप उमैर की तरफ बढ़ाया, जिसे उसने चुपचाप थाम लिया। वो अपना कॉफ़ी का मग थामे वहीं बेंच पर उसके साथ बैठ गया। आयत ने ऐसा क्यों किया उमैर? उसने ज़मीन पर निगाहें जमाते हुए पूछा। वो कल का दिन मेरे साथ थी ऑफिस में, फिर मैं उसे मॉल ड्रॉप करके चला गया। घर पहुंचा तो पता चला कि वो शाम से कमरे में बंद है। कमरे का दरवाज़ा खुलवाया तो वो बेसुध नीम मुर्दा हालत में पड़ी थी। मैं नहीं जानता इस दौरान ऐसा क्या हुआ कि वो इस हद तक चली गई। उमैर की आंखें भीगने लगी। उसने हम में से किसी के बारे में नहीं सोचा यार। क्या एक इंसान पर सारी दुनिया खत्म हो जाती है? हम कुछ नहीं लगते उसके। उमैर का शिकवा बजा था। क्या तुमने या बीजान ने उसे शादी के बारे में कोई बात की थी? उमैर ने हैरत से उसे देखा और नफी में सर हिलाया। ये उसने क्यों नहीं सोचा? क्या ये वजह हो सकती है? मुमकिन है, वजह तो कोई भी हो सकती है। देखो, आयत इस वक्त क्लिनिकल डिप्रेशन से गुजर रही है। इस वक्त कोई भी बात ट्रिगर कर सकती है उसे, कोई मामूली सी बात भी जो शायद हमारे लिए मायने ना रखती हो, लेकिन उसे गहरा सदमा पहुंचा सकती है। बीजान ने या सहर ने कोई बात की हो इस हवाले से, मालूम नहीं, लेकिन मैंने उन्हें मना कर दिया था इस बारे में उससे कोई भी बात ना करे। उमैर हैरान था कि उसके जहन में ये बात क्यों नहीं आई। हो सकता है उसे किसी और तरह पता चल गया हो। आखिर घर में चलने वाली किसी बात से घर के अफराद कब तक लाइल्म रह सकते हैं? उमैर की बात पर शाहमीर ने एक गहरी सांस भरी और सोच में चला गया। तुम्हारा काम हुआ? उमैर के सवाल पर शाहमीर ने नफी में सर हिलाया। उमैर को अफसोस हुआ था। वो 3 माह
ان سے، اپنے کام سے، اپنے گھر سے، ان سب سے دور رہا تھا صرف اسے ایک لڑکی کی تلاش کے لیے۔ تم یہ تلاش چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ اپنی یہ اذیت ختم کر دو شاہ میر۔ شاہ میر مسکرا دیا۔ اس اذیت میں بھی سرور ہے۔ جانتے ہو عمیر، جب تک محبت کے جذبے سے نا آشنا تھا، اس کی لذت سے نا واقف تھا۔ جب سے محبت ہوئی ہے، ہر اذیت میں لذت محسوس ہوتی ہے۔ میں چاہوں تو اسے تلاش کرنا چھوڑ سکتا ہوں، لیکن یہ دل اس کی چاہ نہیں چھوڑ سکتا۔ عمیر کو اس لمحے اس لڑکی کی خوش قسمتی پر رشک آیا تھا۔ اگر وہ نہ ملی تو کیا کرو گے؟ نہیں جانتا۔ میرا دل کہتا ہے کہ وہ مجھے مل جائے گی۔ محبت جب صبر آزماتی ہے تو اس کی جزا ضرور ملتی ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ میرا صبر، میرا یقین رائے گاں جائے۔ اس کے لہجے کے یقین نے مزید کسی سوال کی گنجائش نہیں چھوڑی تھی۔ وہ دونوں خاموش بیٹھے اپنی اپنی سوچوں میں گم تھے، جب نرس نے انہیں آ کر بتایا کہ آیت کو ہوش آ گیا ہے۔ نرس کے بتاتے ہی شاہ میر اٹھ کر ایمرجنسی وارڈ کی طرف بڑھا، جبکہ عمیر وہیں بیٹھا رہا۔ چلو آؤ آیت سے مل لو۔ شاہ میر نے اس کا کندھا تھپ تھپایا۔ تم مل کر آ جاؤ، میں گھر جا رہا ہوں، بی جان کو بھیج دوں گا۔ عمیر اپنی بات مکمل کرتا وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ شاہ میر اس کے رویے پر حیران سا کھڑا رہ گیا۔ وہ اندر آیا تو آیت آنکھوں پر ہاتھ رکھے لیٹی تھی۔ قدموں کی چاپ سن کر ہاتھ ہٹایا۔ شاہ میر کو آتا دیکھ کر وہ اٹھ کر بیٹھی تھی۔ کیسی طبیعت ہے؟ شاہ میر رسماً مسکرایا۔ بی جان کہاں ہے؟ اس نے شاہ میر کے سوال کو نظر انداز کرتے ہوئے پوچھا۔ عمیر انہیں لینے گیا ہے۔ اس کی بات سن کر آیت نے ایک بار پھر آنکھیں موند لیں۔ اس طرح خود کو تکلیف دینے کا مقصد؟ شاہ میر کی بات پر آیت نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ جب اس کے سامنے رکھی کرسی پر بیٹھ چکا تھا، وہ 6 ماہ بعد اسے دیکھ رہی تھی۔ وجہ جان سکتا ہوں؟ یہ کیوں کیا آپ نے؟ ایسا کرنے سے پہلے بی جان، عمیر، سحر کسی کا خیال نہیں آیا؟ آیت نے غصے اور سرد مہری سے سامنے بیٹھے شخص کو دیکھا، جو اسے اس حالت میں بھی لیکچر دینے سے گریز نہیں کر رہا تھا۔ اس سے عمر میں چھوٹا ہونے کے باوجود ہمیشہ اس پر رعب جمانے کی کوشش کرتا تھا، جس سے آیت کو چڑ تھی سخت۔ خاموش کیوں ہیں؟ آپ کب سے اس قدر بے حس ہو گئی ہیں؟ کیا لگا تھا مرنے سے مشکلیں، آزمائشیں ختم ہو جاتی ہیں؟ اگر ہر مسئلے کا یہی واحد حل ہے تو ہر پریشان شخص خودکشی نہ کر لے۔ شاہ میر کو اس کی حرکت پر شدید غصہ آ رہا تھا۔ اگلے ہی پل وہ حیران ہوا جب وہ جھٹکے سے اٹھ کر بیٹھی اور کسی شیرنی کی طرح اس پر لپکی۔ وہ ایک دم پیچھے ہوا۔ تمہیں سب کی تکلیف کا خیال ہے، لیکن کسی کو یہ اندازہ ہے کہ میں کس اذیت سے گزری ہوں؟ اس شخص کو اپنی بیوی کے پہلو میں کھڑا دیکھ کر، وہ شخص اپنی بیوی کے ساتھ اپنے بچے کے لیے شاپنگ کر رہا تھا، اور میں یہاں پل پل اس کے لیے مر رہی ہوں۔ شاہ میر کو چند سیکنڈز لگے کہ وہ کس کی بیوی اور بچے کے بارے میں بات کر رہی تھی۔ آیت، جو ہو گیا اسے بھول جائیں، آگے بڑھیں۔ اب کی بار اس نے تحمل کا مظاہرہ کیا اور حتی الامکان لہجہ نرم رکھا، لیکن اس کی نصیحت پر آیت کا پھر سے دماغ گھوم گیا تھا۔ بہت آسان ہوتا ہے آگے بڑھنا، سب بھول جانا۔ کوئی ریموٹ کنٹرول ڈیوائس ہوں میں کہ ڈیلیٹ کرو آل اور سب کچھ غائب، سب ریفریش ہو جائے گا اور زندگی ری سٹارٹ۔ جانتے بھی ہو کیسا لگتا ہے اپنے پارٹنر کو، جس کے ساتھ آپ نے زندگی کے سب سے خوبصورت، سب سے مکمل 4 سال گزارے ہوں، اور وہ آپ کو چھوڑ کر ایک نئی لڑکی کا ہاتھ تھام کر زندگی کے سفر میں آگے بڑھ جائے، اپنی زندگی میں مگن ہو، اور ایک روز وہ تمہیں اپنے بچے کے لیے شاپنگ کرتا دکھائی دے۔ کیا کرو گے تم؟ مبارکباد دو گے اسے جا کر؟ نہیں مسٹر، تم فوراً سے پہلے اس شخص کو شوٹ کر دو گے۔ بڑے آئے، بھول جاؤ، آگے بڑھ جاؤ۔ اس نے سر جھٹکا تھا۔ اس وقت سامنے بیٹھا نصیحتیں کرتا شخص اسے سخت زہر لگا تھا۔ آیت کا یہ انداز اس کے لیے نیا نہیں تھا۔ عمیر بچپن سے جتنا اس پر جان چھڑکتا تھا، آیت اس کے جان لینے کے در پہ رہتی تھی۔ ابھی وہ مزید کچھ کہتا کہ بی جان اور سحر آ گئے، اور مجبوراً اسے خاموش ہونا پڑا۔ ان کے سامنے وہ ایسی عزت افزائی کا متحمل نہیں ہو سکتا تھا، سو خاموش ہی رہا۔ بی جان، عمیر کہاں ہے؟ اس نے کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا۔ باہر گاڑی میں آپ کا انتظار کر رہا ہے۔ ہم بس آدھے گھنٹے میں آ رہے ہیں، پھر آپ لوگ گھر چلے جائیے گا، وہ انہیں کہتا باہر نکل آیا۔ آیت ابھی تک انہی خونخوار نگاہوں سے اسے گھور رہی تھی۔ گاڑی میں بیٹھ کر شاہ میر نے عمیر کو آیت کی اس حرکت کی وجہ بتائی تو وہ سر تھام کر رہ گیا، لیکن دل میں شکر ادا کرنا نہ بھولا کہ اس نے یہ قدم شادی کی بات سن کر نہیں اٹھایا۔ یعنی امید کی ایک کرن ابھی بھی باقی تھی۔ تمہیں گھر ڈراپ کر دوں؟
कुछ देर आराम कर लो। उसकी बात पर शाहमीर ने फ़ोन में मेल्स चेक करते हुए इस बात में सर हिलाया। वो घर जाकर फ्रेश होने का इरादा रखता था। उसे घर आए 2 घंटे गुजर चुके थे। अभी तक उसका उमैर से सामना नहीं हुआ था, जबकि बीजान की बात सुनकर उस वक्त उसका पारा आसमान को छू रहा था। वो गुस्से में बुड़बुड़ाती मुसलसल कमरे में टहल रही थी, जबकि वहीं सोफे पर बैठी सहर ये समझने से कासिर थी कि इसमें गुस्सा करने वाली क्या बात है। बीजान, मैं आप लोगों पर बोझ बन गई हूँ क्या, जो यूं मुझे सर से उतार कर फेंक देना चाहते हैं? अगर ऐसा है तो क्यों बचाई मेरी जान? मर जाने दिया होता ना मुझे। वो चलते चलते थक गई तो बीजान के सामने सोफे पर बैठते हुए पूछा, देखो आयत, तुम्हारी अभी ऐसी कोई उम्र नहीं हुई कि तुम दूसरी शादी ना कर सको। बेटियां माँ बाप पर जिम्मेदारी होती हैं, बोझ नहीं। बीजान ने उसकी दूसरी बात नज़रअंदाज करते हुए तहम्मुल से समझाने की कोशिश की उसे। सुबह ही उमैर ने उन्हें समझाया था कि वो उससे हत्तुल मकदूर नरमी से बात करेंगी, लेकिन अब वो मुसलसल उनका सब्र आजमाने पर तुली हुई थी। आप क्यों भूल रही हैं बीजान कि मेरे माँ बनने के चांसेस ना होने के बराबर हैं, इसलिए मुझे मेरे पहले शोहर ने तलाक दे दी। तो अब मुझसे ऐसे कौन से सुर्खाब के पर निकल आए हैं जो शामिर मुझसे शादी कर लेगा? क्यों करेगा वो एक बेफैज औरत से शादी, जो उससे उम्र में भी बड़ी हो और उसे औलाद का सुख भी ना दे सके? शहजाद ने मुझसे शादी इसलिए की थी कि वो लाइल्म था बीजान, लेकिन अब सारी हकीकत जानते हुए एक ऐसी औरत को शामिर अपनी जिंदगी में क्यों शामिल कर लेगा? आयत की बात ने बीजान के लबों पर कुफ्र डाल दिया था। वो जानती थी कि वो सच कह रही है, लेकिन वो नाउम्मीद क्यों हो रही थी? अगर रब चाहे तो उसकी सूनी गोद भी हरी हो जाएगी, क्योंकि मैं ऐसा चाहता हूँ, और मेरा बेटा अपने बाप का मान नहीं तोड़ेगा। औलाद नसीब से मिलती है बेटा। अगर मेरे बेटे के नसीब में औलाद लिखी है तो उसे ज़रूर मिलेगी। ये सुलेमान शाह थे जो अभी अभी अंदर आए थे। बिल्कुल, औलाद नसीब से मिलती है अंकल। जैसे शहजाद के नसीब में थी तो उसे मिल गई, चाहे किसी और औरत से ही सही। आयत ने तंजिया लहजे में कहा। बीजान ने उसे घूर कर देखा, लेकिन वो रुकी नहीं, अपने कमरे में आ गई। वहां कोई उसकी बात समझने को तैयार ही नहीं था। इस लड़की का दिमाग दुरुस्त करने की ज़रूरत है, बीजान ने सुलेमान शाह के सामने शर्मिंदा होते हुए कहा। वजीहा बेगम, परेशान ना हो, अभी वो जज्बाती हो रही है, खुद ही समझ जाएगी कि ये पहाड़ जैसी ज़िंदगी तन्हा नहीं काटी जा सकती। इसे बसर करने के लिए किसी के साथ की बेहद ज़रूरत होती है। अल्लाह दोनों का नसीब अच्छा करेगा इंशाअल्लाह। उन्होंने बीजान को दिलासा दिया, जो आयत के रवैये को देखते हुए गहरी सोच में मुब्तला थी। औरत थी, बेटी के दुख को समझ सकती थी। माँ बनने की ख्वाहिश हर औरत में फितरी तौर पर मौजूद होती है। आयत भी गुज़िश्ता कई सालों से इस ख्वाहिश को सीने में दबाए जी रही थी। वो तो अपना बाकायदा इलाज भी करवा रही थी और डॉक्टर्स ने उसे उम्मीद भी दिलाई थी, लेकिन अब साबका शोहर को उस औरत के साथ मुकम्मल और खुशहाल ज़िंदगी गुजारते देख जलन, हसद, रकाबत और एहसास कमतरी जैसे न जाने कितने जज्बात उसमें बेदार हो चुके थे। वो मायूस हो चुकी थी, लेकिन उसका ये मायूस अंदाज उन्हें बिल्कुल नहीं भाता था। भला रब की रहमत से भी कोई मायूस होता है? उस वक्त वो कुछ भी मुस्बत सोचने और समझने पर आमादा नहीं थी। ये एक आलीशान घर का पुरतायश कमरा था। मेज़ पर अनवाउ अक़साम के खाने चुने हुए थे। एक छोटी मेज़ पर कई किस्म के मशरूबात की बोतलें भी थीं। वो टांग पर टांग जमाए इत्मीनान से बैठी थी। हमें खुशी है कि हमारे गरीब खाने को आपने आमद का शर्फ बख्शा। आप हमें बुलाएं और हम ना आएं, हमारी ऐसी मजाल कहाँ। उसने एक अदा से अपने बालों को झटका था। ज़ैद हसन सूमरों ने गहरी मुस्कुराहट के साथ सामने बैठी नाज़नीन को देखा, जो उस वक्त उसके घर में उसकी दस्तरस में थी, जो न जाने उस वक्त अपने हुस्न और कामयाबी की बदौलत कितने ही दिलों पर राज कर रही थी। आपकी ज़रा नवाजी है, वरना मुल्क की नामवर फनकारा नाजिश मलिक साहिबा कहाँ हम छोटे मोटे लोगों को अहमियत देती हैं। वो अब उस मसनूई ड्रामे से उकता रही थी, तो जवाबन फ़कत मुस्कुराने पर इक्तफ़ा किया। डायरेक्टर साहब, आप अगले माह अपने फार्म पर एक ग्रैंड फंक्शन रख रहे हैं, बताया था आपने। वो काम की बात पर आई। जी जी, हमें अपनी फ़िल्म की सक्सेस पार्टी रखनी है और अगली फ़िल्म की प्रमोशन भी तो करनी है, जिसमें आप हीरोइन हैं। नाजिश ने हाथ में पकड़े हुए ग्लास को लबों से लगाते सरस बात में हिलाया और फिर से गोया हुई। आपको मेरी शर्त तो याद है ना, इस फिल्म में काम करने के लिए
ہاں ہاں بالکل یاد ہے۔ تو آپ اپنی اسی پارٹی کا انویٹیشن دیں گے شاہ میر اور عمیر کو۔ مخاطب کو نازش ملک کی یہ فرمائش کچھ خاص پسند نہیں آئی تھی، لیکن وہ اسے خفا کرنے کی غلطی بھی تو نہیں کر سکتا تھا۔ آخر وہ اپنے گلیمر سے اس کے کریئر کو چار چاند لگا دینے والی تھی۔ اس نے امر مجبوری رضامندی ظاہر کی۔ وہ اس سونے کی چڑیا کو ہاتھ سے کیسے جانے دے سکتا تھا؟ شاہ میر شاہ دیکھتے ہیں کب تک تم نازش ملک سے بھاگتے ہو۔ تمہارا ہر راستہ مجھ تک آتا ہے۔ نازش ملک اپنی سوچ پر خود ہی مسکرا دی۔ وہ شاہ میر شاہ کے لیے ایک ایسا مضبوط جال تیار کر چکی تھی جس سے بچ پانا اس کے لیے اب ممکن نہیں تھا۔ میں اکثر خود سے پوچھتی ہوں کہ کسی کو جانے بغیر اس سے محبت کیسے ہو سکتی ہے۔ جب میں اپنے دل کے نہا خانوں میں اس شخص کو موجود پاتی ہوں جسے فقط ایک جھلک دیکھ کر میں نے اپنے دل میں بسا لیا تھا، تو حیران ہوتی ہوں کہ یہ آخر کون سا روپ ہے محبت کا۔ وہ انجان شخص نہ جانے کب اس دل کا مکین بن گیا اور میرا روم اس کو پانے کی خواہش میں سراپا دعا بن گیا۔ اپنی ڈائری میں چند سطور لکھ کر دلکش مسکراہٹ کے ساتھ اس نے پین ہونٹوں میں دبایا اور ایک ہاتھ سے چہرے پر آئے بالوں کو کان کے پیچھے کیا۔ اس نے ایک نظر سامنے سوئی زحا اور امی پر ڈالی اور کمرے کا دروازہ کھول کر باہر آ گئی۔ خوشگوار موسم اور ٹھنڈی ہوا نے اس کا استقبال کیا تھا۔ یہ محبت بھی کتنا خوبصورت جذبہ ہے نا، جب یہ دل میں جاگزیں ہوتا ہے تو ہر شے خوبصورت لگنے لگتی ہے۔ مرحا نے ہاتھ میں پکڑی ڈائری سینے سے لگاتے ہوئے کہا، میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ مجھ جیسی پریکٹیکل لڑکی کو بھی محبت ہو سکتی ہے، جس نے زندگی کے ہر قدم پر ٹھوکریں کھائی ہوں، جس نے اپنے زخموں پر خود ہی مرہم رکھ کر خود کو تسلی دی ہو۔ مجھ جیسے رف اور ٹف لوگوں کو پہلی نظر میں محبت ہو جانا خواب سا لگتا ہے۔ جب تک انجان تھی تو سب کتابی باتیں لگتی تھیں۔ وہ آسمان پر نگاہیں مرکوز کیے خود سے ہم کلامی میں مصروف